ऋतु को बाहर फेंक दो, लक्ष्मण को बाहर फेंक दो, और ऐसे बुद्धिजीवी जैसे संतोष प्रोफेसर थे, जैसे वो अशोक डीआरसी वाला, सबको बाहर फेंक दो। बाकी यही योग्य है, बाकी से कोई योग्य नहीं है। ईडब्ल्यूएस में सब योग्य हैं, उनको बाहर नहीं फेंकना, हमें बाहर फेंकना। यहाँ पे पूरा रैकेट चल रहा है, मूर्खों की जमात पैदा कर दी है। जिसके अंदर टैलेंट नहीं है उसको परमानेंट कर दिया। फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, फर्जी ओबीसी का सर्टिफिकेट पे अपॉइंटमेंट्स हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, भर्तियां हो रही है। नरेंद्र मोदी में खुद का क्या टैलेंट है? टैलेंट हो तो बोलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बोलो, दे हमारे सवालों के जवाब। टैलेंट तो है ना खाली उनके अंदर झूठ बोलने का। एनएफएस कैसे किया? तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी, किसी को भी एनएफएस कर दोगे। डॉक्टर रितु के आंदोलन को आज 157 दिन पूरे होने जा रहे हैं। डॉक्टर रितु हर रोज़ एक लंबी लकीर खींचने का काम कर रही हैं। अब आप देखिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, आर्ट फैकल्टी, गेट नंबर 4, और तमाम लोगों ने यहाँ पर पोस्टर लगाया था जय श्री राम। डॉक्टर रितु ने उसके ऊपर जो है कि तिरंगा झंडा लगा दिया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अपना नोटिस लगा रखा है कि यहाँ पर 144 लगाई गई है, लेकिन जो विश्वविद्यालय है गेट पर ताला नहीं होना चाहिए। 24 घंटे 7 दिन गेट पर ताला लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि कैमरा जूम करके दिखा दीजिए, वो भी ताला लगाया गया, बाकायदा जंजीर भी लगाई गई है। डॉक्टर तो मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे मैडम? ऊपर जय श्री राम लिखा गया था, आपने तिरंगा लगा दिया। बिल्कुल सही है। धर्म एक आपका निजी मसला है। धर्म घर की 4 दीवारी में हो सकता है, धर्म आपकी गाड़ी में हो सकता है, आपकी दुकान में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, लेकिन जब सार्वजनिक प्लेस हो, जहाँ पब्लिक प्लेस है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे सब समाज, सब धर्म, जाति, रंग भेद के लोग होंगे, वहाँ पे एक धर्म का प्रचार आप नहीं कर सकते। और हमें किसी से दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ी ना दिक्कत है। आप जय श्री राम बोलो, वो खूबसूरती है आपके धर्म की, लेकिन आप किसी पे थोपो और आप कहो कि उस विश्वविद्यालय में जहाँ पे हर एक इंसान पढ़ने के लिए आएगा वहाँ ऐसे ताले लगाए जाएंगे और भगवाकरण किया जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। ये देश भारत के संविधान से चलेगा। अगर हम क्या खिलाफ हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जय श्री राम के हम खिलाफ। क्यों तिरंगा ऊपर क्यों तिरंगा? तो ये तो ध्वज भारत का तो आन बान शान है यार हमारी। ये तो सबके लिए है ना, भगवा नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये अशोक चक्र जो उसके बीच में है, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। ये झंडा हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, सिख, ईसाई, बौद्ध, दैनी, जैन, नीचे। बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ, सबका है, सबका है। तो जब ये झंडा, इसी के अंदर केसरी भी है, उसको चाहे भगवा कह लो चाहे कुछ कह लो, ये सबका प्रतीक है। ये अमन का, भाईचारे का, ब्रदरहुड, समानता का प्रतीक है। तो ये झंडा 26 जनवरी को यहाँ पे खुद ही लहराना चाहिए था वाइस चांसलर को। वो निकम्मे निठल्ले हैं, तो मेरी क्या गलती है भैया? मुझे लगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, हमने झंडा लहरा दिया। आपकी कहाँ रह गई? आपको तो बाहर कर दिया गया। ये कहने की बातें है ना, क्योंकि बाहर साजिश से किया गया। जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े होते हो वो हमेशा आपकी रहती है। तो यूनिवर्सिटी उनके बाप दादा की थोड़ी है, मेरी विश्वविद्यालय है, मेरा, हम यहाँ से पढ़े हैं। तो अगर हमारा क्लेम नहीं बनेगा यहाँ पे, तो किसका बनेगा? कब्जा तो उन्हीं लोगों का है, अंदर शाखा लगती है। वही तो चीज़ आपको दिखाने वाली है कि 144, आपने कहा ना ये 144 का नोटिस लगाया, ये क्यों माने हम इसको? बताओ। ये सिर्फ दलित आदिवासियों के लिए, हमारे इस जुबान बंद करवाने के लिए, अम्बेडकर को खत्म करने के लिए वो लगा है। वहीं पे 2 कदम दूर पे आपने देखा आज भी शाखा लग रही थी। उनके लिए नहीं है 144, हमारे लिए नया रूल, हमारे लिए हर चीज़। तो ये समझने की ज़रूरत है, हर चीज़ बहुत स्ट्रैटेजी से हो रही है। हमें काटने की स्ट्रैटेजी, हम तो अपने आप को असर्ट करेंगे ना, हम अपने राइट्स के लिए। हम सोए रहते, डॉक्टर तो सोई रहती, तो वो जो यूजीसी ने एक आपको टेस्ट करके देखा, पिंच मार के, जो डी रिजर्वेशन वाला किया इन्होंने, कि जितनी सीट्स हैं अगर वो वेकेंट है और अगर वो खाली पड़ी है तो उनको डी रिजर्व कर दो। बयान आ गया उस पर, आएगा ना, क्योंकि हम जागरूक हैं। उनको लगा कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं तो फिर अंदर खाने वो भी काम हो जाएगा, जैसे पार्लियामेंट में सबको सस्पेंड करके बिल पास हो जाते हैं, यही चीज़ उनको लगी। लेकिन अम्बेडकरवादी जागरूक है, और यकीन मानिएगा 19 तारीख को जब मैं अंदर गई थी तो मैंने वही रिजर्वेशन की, वही बैकलॉग की बातें, एनएफएस की बातें अंदर करके आई थी, और सब वीडियोग्राफी आपको प्रेस मीडियम के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम 1-2 दिन के अंदर वो देंगे। लेकिन वो वीडियो, बच्चे वहाँ पर योग्य नहीं है, सक्षम नहीं, कैपेबल नहीं है, तो वहाँ पर जनरल वालों को परमिशन दे देनी चाहिए। वो सब सूटेबल है, हम ही नॉट सूटेबल है। एनएफएस जो खत्म हो जाएगा ना, क्यों, कैसे खत्म होगा? मतलब सीट खाली रहेगी मैडम। कौन बताएगा? जो खुद नॉट फाउंड सूटेबल है। ये ना आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप बोल रहे हैं कि वो अगर जो सूटेबल नहीं है, योग्य नहीं है, मतलब कौन हमारी योग्यता तय करेगा? एकलव्य हमारा अंगूठा काटेगा? लोग तो बराबर हो गए हैं। द्रोणाचार्य बताएगा कि हम योग्य है कि नहीं है? यही कहना चाह रहे हो ना आप, कि सब द्रोणाचार्य हैं, वो बताएंगे कि हम योग्य हैं, और अगर हम योग्य हैं तो हमारा अंगूठा काट लो, ऋतु को बाहर फेंक दो, लक्ष्मण को बाहर फेंक दो, और ऐसे बुद्धिजीवी जैसे संतोष प्रोफेसर थे, जैसे वो अशोक डीआरसी वाला, सबको बाहर फेंक दो। बाकी यही योग्य है, बाकी से कोई योग्य नहीं है।
EWS में सब योग्य हैं, उनको बाहर नहीं फेंकना, हमें बाहर फेंकना। ये ट्रिगरिंग क्वेश्चन आप हमारे सामने मत क्या करो। हमें अपना मेरिट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम हमारे अंदर मेरिट है, कैपेबिलिटी है, इसलिए तो वो डर रहे हैं। निकम्मे निठल्ले इसलिए तो चाहते नहीं हम आगे आए। भाई साहब, हमारा जहाँ सिलेक्शन होता है ना, वहाँ झंडियाला से नाम टिक कर नहीं आता हमारे आगे। हमारा कोई गॉडफादर नहीं बैठा होता इंटरव्यू में कि हाँ तेरा तो पहले ही होना है। झंडे वाला क्या सीन है? ये RSS का जो गढ़ है, वहां से आपके नाम के आगे लिस्ट आती है इंटरव्यू में बैठे हुए को, जितना मर्जी अच्छा टैलेंटेड बंदा हो, लेकिन जिसके नाम के आगे टिक लगा हुआ है उसी का होना है वहाँ सिलेक्शन। हमें मत बनाओ यहाँ का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। और यहाँ पे रामजस कॉलेज में, वो भी उस दिन मैं मुद्दा अंदर वाइस चांसलर के सामने उठा के आई हूँ कि भैया अब एक महिला को अपने मान सम्मान के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ, कैरेक्टर के साथ समझौता करना पड़ेगा नौकरी लेने के लिए। वो जिस लेडी का अपॉइंटमेंट हुआ है रामजस कॉलेज में अभी कुछ महीने पहले, उसके कॉल रिकॉर्ड्स आए हैं। 1800 कॉल एक्सचेंज चेयरपर्सन के साथ रात के 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, और 1 महीने के बाद लड़की परमानेंट होगी। ये क्राइटेरिया नहीं चाहिए हमें। आप हमें बताओगे? यहाँ पे पूरा रैकेट चल रहा है, मूर्खों की जमात पैदा कर दी है। जिसके अंदर टैलेंट नहीं है उसको परमानेंट कर दिया। जो है तो रैकेट कहें कि बिल्कुल एक नेक्सस है इनका कि कैसे जो पैसे खाता है, जो सिलेक्शन कैसे करनी है, किस तरीके से हमारे लोगों के टैलेंट हटा के लोगों को लाना है। फर्जी दस्तर, 4 आधार कार्ड वाले को एडमिशन हो रहा है, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, फर्जी OBC का सर्टिफिकेट पे अपॉइंटमेंट्स हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, भर्तियां हो रही हैं। आप हमसे पूछो ना, हम आपको बताएंगे टैलेंट कहाँ है। टैलेंट आपको, मेरे अंदर टैलेंट नहीं दिख रहा, आपको साथी आशुतोष, इस तरीके के लोगों के अंदर जो यहाँ बैठे हैं इनके अंदर टैलेंट नहीं दिख रहा। टैलेंट से ही तो डर है कि हम लोग क्यों बोलते हैं, मुखरों की क्यों आवाज उठाते हैं। गुलाम बन जाओ, डर जाओ, यस मैम, यस बॉस करो, तो हमारे अंदर टैलेंट ही टैलेंट होगा। हम भी कल मोदी की सरकार में दलितों और पिछड़ों की बात हो रही है, उनको हक मिल रहा है। ओ नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी में खुद का क्या टैलेंट है? टैलेंट हो तो बोलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बोलो, दे हमारे सवालों के जवाब। टैलेंट तो है ना खाली उनके अंदर झूठ बोलने का। नरेंद्र मोदी के पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे ना? हाँ, तो नरेंद्र मोदी के पिताजी तो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन EVM जरूर काम कर रही है नरेंद्र मोदी के लिए। अगर नरेंद्र मोदी जनता के प्रधानमंत्री होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जनता के सवालों को जवाब देते। नरेंद्र मोदी EVM के प्रधानमंत्री हैं, तो वो EVM जो कह रही है इसलिए वो वहाँ पे बैठे हैं। अब नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए कि अगर उनके पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे तो एक चाय वाला जो अपने आप को कहते हैं, तो वो भारत के संविधान की वजह से ही वहाँ पे बैठे हैं ना। तो भारत का हाँ, DU में कभी आप ताला लगाने की बात करती, कभी ताला खोलने की बात करती हैं, वाइस चांसलर मुलाकात करने के लिए बुलाते हैं, फिर भी कोई नतीजा नहीं। तो यही तो है, इसीलिए तो 6 तारीख तक आखिरी मौका दिया इन्हें कि 6 तारीख से पहले आप सुनवाई कर देते हैं तो हम अपना आंदोलन पैकअप करेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। अगर आप 6 तारीख से पहले हमारी वो 5 मांगे जो हम लिख के दे के आए थे नहीं मानते, तो 6 तारीख को हम आपसे संभाले नहीं जाएंगे, ये याद रखना। और ताला खोलने के बाद बिल्कुल करिए, आपके सामने ताला है, ये ताला हम बंद रहने देंगे ताकि हमारे बच्चे नहीं है। नहीं, बिल्कुल धमकाने नहीं, चेतावनी दे। फाइनल हिसाब की बात आप कर रही हैं? बिल्कुल फुल एंड फाइनल हिसाब उस दिन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने तमाम गोला बारूद लाकर हम निहत्थे लोगों के सामने, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी वाटर कैनन और बड़े बड़े लोडेड गन्स के साथ खड़े हैं। सोचो हमारे सामने जो निहत्थे लोग जो संविधान की बात कर रहे हैं, उस दिन आपको हम वीडियोग्राफी करके, रिकॉर्डिंग करके ये चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरीके से वही अगर चेहरे हुए उस दिन सामने जिन्होंने हमें मिडल फिंगर दिखाई दी, जिन्होंने हमें अपमानित किया था, और जो गोला बारूद लेके किस तरीके से लोडेड गन निहत्थे लोगों के सामने खड़े होते हैं। और 6 तारीख को बातें मुंह से नहीं कही जाती और ताला लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि आप लोग अराजक तत्व हैं और आप लोग यहाँ पर हिंसा कर सकते हैं। ताला इसीलिए लगाया गया है आप लोग अंदर ना जाने पाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो अंदर गैर संवैधानिक काम हो रहा है RSS का, जो रोज हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर उन्हें पनाह मिली है, और हम लोग जो संविधान की बात करते हैं, उसको बचाने की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, अगर ये गैर संवैधानिक है तो प्रमाण आपके सामने है। जो उनको भी अधिकार देता है। तो अच्छा, तो विश्वविद्यालयों में नहीं रहता, विश्वविद्यालयों में एक धर्म की शाखा नहीं लग सकती, विश्वविद्यालयों के अंदर आप हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, विश्वविद्यालय के अंदर संविधान के अगेंस्ट जाके वो काम नहीं कर सकते आप। अधिकार देता तो जाओ अपने घरों में, जाओ कोई पार्क बुक करो, वहां लगाओ। विश्वविद्यालयों में नहीं चलेगा, सब इसके खिलाफ है, सब विरोध में इस चीज के। कौन नहीं चाहता कि देश का संविधान सबसे सर्वोपरि हो? राम राज्य में कहीं भी RSS शाखा लगाई जा सकती है। और रियली कोई बात नहीं, राम राज्य उनकी नज़रों में होगा, हमारी नज़रों में अभी तक संविधान का राज्य है, हमारी नज़रों में ही लोकतंत्र है, इसमें लोगों का राज्य है। तो लोगों के राज्य में वो होगा जो संविधान कहेगा, जो लोग कहेंगे, ये नहीं होने देंगे हम। मेरा आखिरी सवाल है, फुल एंड फाइनल हिसाब को क्या समझा जाए? फुल एंड फाइनल हिसाब को वाइस चांसलर चुनौती समझे, इस चीज़ को ये समझे कि अब दलित जाग चुका है, अब दलित आदिवासियों के बस से ये चीज़ बाहर आ रही है, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। जो जातंकी आप चेहरा बार बार दिखा रहे हो, उस चीज़ का प्रमाण आप लिखित में एक रिकॉग्नाइज फैक्ट हो जाएगा कि इस दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बहुत ही बड़ा जातिवादी है, और सच में इस बार हम इनसे संभाले नहीं जाएंगे। अपने संख्या बल से, अपनी सूझबूझ से हम अपना हक लेकर रहेंगे। क्या दिल्ली पुलिस
कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस संविधान के आगे लोगों के आगे दिल्ली पुलिस कमजोर तो करती है हर बार की कर तरह। ले, कोई बात नहीं, वो तो संवैधानिक अधिकार है, कर ले, लेकिन कमजोर पड़ेगी क्योंकि संविधान जीतेगा, बाबा साहब जीतेगा। लड़ाई किससे है? किससे लड़ाई? मनुवाद से। दो ही तो वाद है, मनुवाद अम्बेडकरवाद। मनुवाद से लड़ाई, अम्बेडकरवाद पर पुलिस नहीं संभाल पाएगी, लेकिन लड़ाई प्रशासन से नहीं है। पुलिस वालों को जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, संविधान के हिसाब से चले, पुलिस के अधिकारी संविधान के हिसाब से चले, शांति प्रिय तरीके से लोगों को प्रोटेस्ट करने दें, अपनी बात मानने, जो जिस डिमांड के खिलाफ वो बैठे हैं वो संवैधानिक है, उस चीज़ को वो पूरा करने दें, तो पुलिस अच्छी है हमेशा। अगर पुलिस रूल वायलेट करेगी तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होगी, पुलिस भी पर्चों से नहीं बचेगी। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो अगला कदम क्या? वो 6 फरवरी को बताएंगे। आंदोलन चलेगा, खत्म हो बिल्कुल चलेगा, जबरदस्त चलेगा। आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। आंदोलन बैकलॉग लेना है, इनकी ऐसी तैसी ना कर दूं मैं। 25,000 हमारी नौकरियां SC ST की, वो लेनी है मुझे। NFS कैसे किया? तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी किसी को भी NFS कर दोगे? NFS का भरपाई कौन करेगा? जिन लोगों को डिस्प्लेस किया, जिनकी थालियों से निवाले छीने, 20-20, 15-15, 14-14 साल से पढ़ाने वाले लोगों को उनको नौकरियां दो। इनकी ऐसी तैसी करूंगी मैं, ये कहाँ बच के जाएंगे? तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर ऋतु इसलिए आंदोलन कर रही हैं क्योंकि ये चाहती हैं कि 24 चुनाव करीब है, कोई पार्टी ने टिकट दे दें। अरे डॉक्टर ऋतु को कमी नहीं है। अगर डॉक्टर ऋतु ने टिकट मांगनी हो ना, तो डॉक्टर ऋतु के पास बड़े ऑफर्स हैं। तमाम जो लोग कह रहे हैं उनको टिप्पणी तो करनी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, डॉक्टर ऋतु को फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर ऋतु को इतना पता है कि सच्चे तरीके से हर वो काम करूंगी जो बाबा साहेब ने किया था, प्राउडली। बाबा साहेब, जब जिन लोगों ने बाबा साहेब को नहीं बख्शा तो वो मुझे क्या बख्शेंगे? वो मुझे कहाँ छोड़ेंगे? और महिला के साथ तो हमेशा से दुर्भाग्य इस चीज़ का रहा है कि जब भी महिला कोई काम करने बाहर निकलती है घर से, तो सबसे पहली चीज़ उसके कैरेक्टर पे सवाल आते हैं, उठाए जाते हैं। फिर दूसरी चीज़, उसको किस तरीके से अपमानित करना है। फिर उसी पुरुषवादी विचार समाज में पितृसत्ता के लोग उसके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ामात लगाते हैं ताकि किस तरीके से उसकी इमेज को मेलाइन किया जाए। वो डॉक्टर ऋतु की जो चमड़ी है ना, वो बहुत मोटी है। सो डॉक्टर ऋतु हैज़ डेवलप्ड अ थिक स्किन। तो तुम लोगों की बातों का मुझ में कोई असर नहीं पड़ता भैया। करके तो VC बैठे हुए हैं, तो भीम के दीवाने, अम्बेडकरवादी हैं। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। तुम कितने ताने मारोगे वो मुझे और मजबूती करेंगे। तुम जितना मुझे खींचोगे मैं उतनी फोर्स से ऊपर ही जाऊंगी। तुम आजमा लो जो तुमने अपना करना है। मेरी लड़ाई सच्ची है, मेरे को रास्ता पर, मेरा रास्ता मुझे क्लियर है। मोटी चमड़ी की बात कर रही हैं तो फिर VC और प्रिंसिपल की चमड़ी मोटी है। ढीठ चमड़ी हमारी मोटी, उनकी ढीठ है। तो हमें उसका सीधा है ना, हमारे पास उसका तोड़, एक ही तोड़ है, संविधान का रास्ता। अब हम बताएंगे संविधान का डंका कैसे बजता है दिल्ली विश्वविद्यालय में। इसमें क्रांति होगी तो नीले झंडे से होगी, और अब अम्बेडकरवाद चलेगा, अम्बेडकर की क्रांति होगी, वो मैं आपको 6 फरवरी को दिखाऊंगा। DU में अम्बेडकरवाद चलेगा, डॉक्टर ऋतु कह रही हैं, और 6 तारीख को 6 फरवरी को फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। देखना होगा कि हिसाब किस प्रकार से होता है, कैसा हिसाब होता है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।